अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा जावा का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो जावा होती है उसका जो आर्किटेक्चर होता है वो किस तरह से काम करता है। मतलब जब आप एक यूज़र एक कोड लिखता है तो वो कोड किस तरह से कंपाइल होके उसकी आउटपुट जो होती है वो किस तरह से आपके पास शो होती है। तो अगर एक ओवरव्यू देखना चाहें तो ये एक सिंपल सा जो है इसका प्रोसेस होता है जिस पे आपके पास सोर्स कोड होता है। वो फिर हम उसको जावा कंपाइलर को एज अ इनपुट देते हैं। फिर वो जावा कंपाइलर उसका उस कोड का बाइट कोड हमें बना के देता है। फिर वो बाइट कोड जेवीएम के पास जाता है। जेवीएम क्या करता है, उसको सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करके उसकी जो डिज़ायर्ड आउटपुट होती है वो हमें डिस्प्ले करवा देता है। ठीक है, हम सारे कंपोनेंट्स को बारी बारी थोड़ा सा देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से तो सब जो है उनको पता ही होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस तरह से काम करता है। हमारे विंडोज़, मैक, ये सब एंड्रॉयड वगैरह ये सब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, सबसे पहले सोर्स कोड क्या होता है। बेसिकली सोर्स कोड कोई भी ऐसा कोड होता है जो एक यूज़र है वो हम नॉर्मली उसको लिखते हैं ताकि हम उसकी अगेंस्ट जो भी डिज़ायर्ड आउटपुट है हमें मिल सके। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि यूज़र किस तरह कोड लिखना चाह रहा है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स की बेस पे। ठीक है, इसकी एग्जांपल अगर देखना चाहें तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये सी प्लस प्लस में जैसे सी आउट यूज़ होता है, जावा के अंदर जो है इस तरह से हमारे पास पूरी लाइन लिखनी पड़ती है। इसमें एंड पे एक सेमी कॉलन वैसे मिसिंग है बाय द वे। खैर, इसको प्रिंट करवाने के लिए, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए जावा के अंदर आप इस तरह से पूरा कोड लिखते हैं। ठीक है, तो ये सोर्स कोड की एग्जांपल आ गई। उसके बाद ये जो सोर्स कोड होता है हम ये जावा कंपाइलर को देते हैं। ठीक है, ये कंपाइलर क्या करता है, उस कंपाइलर का फंक्शन ये है कि जो हमने कोड लिखा था ये उस कोड को कंपाइल करता है। ठीक है, और उसके दौरान अगर कोई एरर आ जाए तो हमें बताता है यार आपका इस लाइन के ऊपर ना ये एरर है। ठीक है, तो ये कंपाइलर क्या कर रहा होता है, उस कोड को कंपाइल कर रहा होता है। ठीक है, मतलब उसको जोड़ रहा होता है किस्म का। ठीक है, और ये क्या करता है, उस जो आपने सोर्स कोड किया है उसको दिया है, इसको इनपुट, उसको कन्वर्ट करता है बाइट कोड के अंदर। ठीक है, अगर इसकी एक सिंपल से डायग्राम देखें तो आपके पास एज अ इनपुट सोर्स कोड आता है जो यूज़र ने लिखा होता है, वो हम एज अ इनपुट देते हैं जावा कंपाइलर को। जावा कंपाइलर हमें आउटपुट में क्या जनरेट करके देता है, एक बाइट कोड। अब देखते हैं ये बाइट कोड क्या होता है। अच्छा, जो जावा का बाइट कोड होता है ये एक ऐसा कोड होता है जो मशीन इंडिपेंडेंट होता है। मशीन इंडिपेंडेंट अगर आप उसको मेरे लैपटॉप पे चलाएंगे या किसी लैब के ऊपर जा, लैब के अंदर जाए किसी कंप्यूटर पे चलाएंगे, अपनी मशीन पे चलाएंगे, किसी पीसी पे चलाएंगे, तो ये बाइट कोड वहाँ पे चलेगा। मतलब ये नहीं है कि अगर मैं उस बाइट कोड को अपनी मशीन पे चला रहा हूँ और आपकी मशीन पे आके रन करूँगा तो एरर देगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मशीन इंडिपेंडेंट कोड होता है। ठीक है, अच्छा, ये क्या करता है, ये जनरेट कैसे होता है कंपाइलर से, और ये रन होता है जेवीएम के ऊपर। जेवीएम क्या, जावा वर्चुअल मशीन, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो ये बाइट कोड जो होता है ना, ये आपका एक किस्म का ऐसा कोड होता है जो कि मशीन इंडिपेंडेंट होता है। और दूसरा ये कि ये कंपाइलर से जनरेट होता है, कंपाइलर इसको जनरेट करता है और ये जेवीएम के ऊपर रन होता है। ठीक है, मतलब जेवीएम की ये इनपुट होता है। ठीक है, तो और इसका एक ये जो है ना, ये हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस के दरमियान में आता है। ठीक है, मतलब लो लेवल लैंग्वेजेस में जाने से पहले ये एक इंटरमीडिएट कोड होता है जो आपके पास जनरेट होता है। ठीक है, इसको लो लेवल लैंग्वेजेस के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये उन दोनों के हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के दरमियान में लाया करता है। ठीक है, फिर जेवीएम क्या, जावा वर्चुअल मशीन। अब ये क्या करती है, ये आपके पास कोई भी जावा का प्रोग्राम होगा ना उसको रन करती है किसी भी मशीन के ऊपर। ठीक है, ये इसका मैंने बताया था कि जो बाइट कोड होता है ना ये जावा के जेवीएम के ऊपर रन होता है। ठीक है, तो इसकी जो इनपुट होती है ना, ये हमारे पास क्या होता है, जावा का बाइट कोड। ठीक है, जो भी हमने देखा जो बाइट कोड जनरेट होता है हमारे कंपाइलर से। ठीक है, वो बाइट कोड हम इसको एज ए इनपुट देते हैं जेवीएम को। ठीक है, अब ये जेवीएम क्या करती है, उसको, ये वर्चुअल मशीन होती है, ये क्या करती है, ये उस बाइट कोड को अपने पास एज इनपुट लेती है और ये इंटरेक्ट करती है मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम से मुराद कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब विंडोज़ होगी या फिर आपके पास मैक हो गया या एंड्रॉयड हो गया, लिनक्स हो गया, कोई भी। तो ये उसके साथ इंटरेक्ट करके उसकी जो डिज़ायर्ड आउटपुट होती है ना वो हमें नज़र, मतलब हमें शो करवा देती है स्क्रीन पे। तो इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये इनपुट लेती है जावा बाइट कोड और ये इंटरेक्ट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और जो उसका डिज़ायर्ड आउटपुट होता है या जो भी होता है वो आपके पास एज आ, उसका जो आउटपुट होता है वो हमारे पास शो हो जाता है जो भी यूज़र ने कोड लिखा होता है। तो ये एक पूरा साइकिल चलता है, जब आप कोड लिखते हैं तो ये कोड सारा इसी तरह जनरेट होता है और ये जो है बारी बारी प्रोसीजर चलता है और उसका जो है ना हमारे पास उसका डिज़ायर्ड आउटपुट आ जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर एक और चीज़ भी है कि आप कोई भी अगर
लैंग्वेज है ना, पाइथन होगी, सी प्लस प्लस होगी, अगर आप उसका जो है उस उसका जो आप कोई भी कोड लिखते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप उसका कोड लिख के उसको जावा के बाइट कोड में कन्वर्ट कर लेते हो सक्सेसफुली, और आप वो जेवीएम के ऊपर रन करोगे तो वो रन हो जाएगा, ठीक है। तो जेवीएम की ये खसूसियत है कि इसको इनपुट में ना जावा बाइट कोड चाहिए। बेशक वो जावा बाइट कोड जावा में से जनरेट हो गया है, मतलब जावा के कंपाइलर से जनरेट हो गया है, या आपने सी प्लस प्लस के कोड को जावा बाइट कोड में कन्वर्ट करके भी जेवीएम को दिए तो वो उसको भी जनरेट कर देगा। जेवीएम को इनपुट में चाहिए बस जावा बाइट कोड, वो बेशक जावा का बाइट कोड है, जावा में लिखा हुआ है कोड, उसको हमने जावा बाइट कोड में कन्वर्ट करके इसको इनपुट दिया है, या सी प्लस प्लस में लिख के उसको जावा बाइट कोड में कन्वर्ट करके जेवीएम को दिया है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको बस चाहिए होता है जावा बाइट कोड, आप इसको इनपुट देते हो तो ये इसके अगेंस्ट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करके आउटपुट दे देती है, ठीक है। आई होप सो ये समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।